Dear future officers, welcome to Youth Power Academy. Myself, Nitin Shrivas. I am the faculty of current affairs at YPA. So, without wasting much of our time, let's begin today's session on current affairs. But first of all, as usual, the norm here at YPA, I will discuss two important instructions with you. The first one is I curate MCQs on a daily basis for you people for your practice so that you can have a feeling of solving papers on the similar lines of UPSC. So please try to attempt those MCQs, and we upload our PDF on our Telegram channel. So try to download the PDF from our Telegram channel and read it, because that is very denser, exhaustive, holistic and very comprehensive document. So you will never get such kind of a document anywhere in India. And basically we try to incorporate all the current affairs related things in that particular PDF so that you won't feel clueless while solving the paper of UPSC, particularly the prelims paper. Okay, so that's our motto, that's our goal. And keeping the trend, PYQ and demand of UPSC, I strive to curate that particular content. So these are the instructions. Now let's move on to discussing the important news items from today's current affairs. Okay, the first one is iron deficiency and thalassemia in India, health challenges and dietary solutions. So particularly इस आर्टिकल में आयरन डिफिशिएंसी से जुड़ी हुई जो भी चीज़ें हैं या जो भी प्रॉब्लम्स है, थैलेसीमिया से लेकर जुड़े हुए जो भी चीज़ें हैं, जो भी चैलेंजेस है, उसका जो डेटा है, उसके रिगार्डिंग जो सोल्यूशंस है, और उसके लिए सवाल इसके पहले पूछा जा चुका है या नहीं पूछा जा चुका, वो भी मैं डिस्कस करूँगा। और फिर उसको आयरन की डिफिशिएंसी को कवर करने के लिए डाइट कैसा होना चाहिए वो भी इस आर्टिकल में डिस्कस किया हुआ है। तो ये सारे के सारे चीज़ों पे हम लोग वन बाय वन डिस्कस करेंगे। तो प्राइमरीली आई विल रीड आउट द कंटेंट हेयर एंड देन आई विल एक्सप्लेन द कंटेंट ग्रेजुअली। ओके, और एक चीज़, यूपीएससी आपको आयरन डिफिशिएंसी एंड थैलेसीमिया से जुड़ा हुआ कोई भी एस्पेक्ट एग्ज़ाम में पूछ सकती है। तो हम कभी भी सिर्फ एक अप्रोच से नहीं जा सकते कि हमें सिर्फ यही चीज़ पता करनी है कि थैलेसीमिया होता क्या है या आयरन डिफिशिएंसी से क्या क्या नुकसान होता है। इवन जो यहाँ पे डेटा दिया है ये भी आपको ध्यान देना होगा, ठीक है, क्योंकि अगर आप सिर्फ एक ही डायमेंशन से पढ़ाई करेंगे तो वो बहुत नुकसानदेह है आपके लिए। आपको उसके सारे पहलू पर ध्यान देना होगा। जैसे कि पहले आप देखेंगे, द प्रिवेलेंस ऑफ आयरन डिफिशिएंसी एनीमिया इन इंडिया इज़ 10 to 20% हायर व्हेन कंपेयर टू वर्ल्ड वाइड। अब एक्चुअली इसी स्टेटमेंट को एग्जैक्टली एज इट इज़ उठाकर आपका प्रीलिम्स का एक स्टेटमेंट, अगर 2-3 स्टेटमेंट है तो वैसा स्टेटमेंट बन सकता है, ठीक है। तो ये एक डेटा वाला एस्पेक्ट हो गया इसका। एंड नेक्स्ट लाइन इज, इट इज़ एस्टिमेटेड दैट 53% ऑफ इंडियन वीमेन एंड चिल्ड्रन सफ़र आयरन डिफिशियंसी एज अगेंस्ट 29.3 to 39.8 ग्लोबली। ओके, तो ये भी एक डेटा बड़ा इम्पॉर्टेंट है। एंड इंडिया ऑल्सो टॉप्स इन पीपल विथ थैलेसीमिया, वन ऑफ द बिगेस्ट कॉजेज ऑफ आयरन ओवरलोड इन चिल्ड्रन। ओके, तो ये भी आपको एस्पेक्ट पता होना चाहिए। अब यहाँ हमें एक चीज़ पे ध्यान देना होगा कि मियरली ये वर्ड्स पढ़ के काम नहीं चलेगा। जैसे फॉर एग्जांपल आयरन डिफिशिएंसी एंड आयरन ओवरलोड इन चिल्ड्रन। ओके, सो बेसिकली यहाँ जब थैलेसीमिया की बात हो रही है तो यहाँ पे ये कह रहा है कि वन ऑफ द बिगेस्ट कॉजेस ऑफ आयरन ओवरलोड इन चिल्ड्रन, और शुरू में बात हुई है कि आयरन डिफिशिएंसी। सो अगर कोई इंक्विजिटिव माइंड का स्टूडेंट है तो वो सोचेगा कि ये दोनों चीज़ें तो कॉन्ट्राडिक्टरी है एक तरीके से, कि डिफिशिएंसी की भी बात हो रही है, यहाँ पे आयरन ओवरलोड भी बोला जा रहा है, तो ये क्या एक आयरनी है। तो इसको यहाँ मैं ब्रीफली डिस्कस करूँगा। इसके बायोलॉजी में नहीं जाते हैं, जो क्लास 11-12 में या बाकी जो साइंस के एनसीईआरटी है उसमें भी दिया हुआ है। मेजरली मैं आपको ब्रीफली बता दूंगा कि क्या होता क्या है। बेसिकली आयरन डिफिशिएंसी में ये होता है कि देयर इज़ अ लैक ऑफ आयरन इन द बॉडी। सो दिस इज़ अ कॉमन इन नॉर्मल एनीमिया। ओके,
उसमें क्या होता है कि द बॉडी डजंट हैव इनफ आयरन टू मेक हेमोग्लोबिन एंड इट कॉजेज टायर्डनेस एंड वीकनेस एंड इट इज़ ऑफन ट्रीटेड विथ आयरन सप्लीमेंट्स। अब आयरन ओवरलोड क्या होता है? इट्स टू मच ऑफ आयरन इन द बॉडी। अब जो थैलेसीमिया जिनको होता है, ठीक है, तो द प्रॉब्लम इज़ नॉट आयरन डिफिशियंसी बट फॉल्टी आरबीसीज। अब पेशेंट्स ऑफन नीड फ्रीक्वेंट ब्लड ट्रांसफ्यूजन टू ट्रीट देयर एनीमिया। तो उस चक्कर में क्या होता है कि विथ एवरी ट्रांसफ्यूजन दे रिसीव एक्स्ट्रा आयरन फ्रॉम द डोनर ब्लड। ओवर द टाइम क्या होता है कि उनकी बॉडी जो है वो एक्स्ट्रा आयरन को निकाल नहीं पाती है एंड दैट लीड्स टू द ओवरलोड ऑफ आयरन इन द बॉडी। तो ये थैलेसीमिया से जुड़ा हुआ मैटर है। अब यहाँ तो मैंने समझा दिया, अब आगे बढ़ते हैं। अब इसका अगर ये बीमारी है तो इसका सोल्यूशन भी होगा। तो सोल्यूशन क्या है इसका? डाइट इज़ द की टू एंश्योरिंग बैलेंस लेवल ऑफ आयरन इन द बॉडी। ये सबसे बड़ा क्रूशियल एस्पेक्ट है इसका, डाइट। इस पर आपको ध्यान देना है। ओके, अब इसके आगे अगर हम देखेंगे तो और भी चीज़ें डिस्कस की गई है, जैसे फॉर एग्जांपल iron provides hemoglobin, a protein in the RBCs that carries oxygen from the lung to the tissues and executes an important role in enabling the body to live and function well. ओके, तो आयरन का बेसिकली ये काम है कि आपको ये हेमोग्लोबिन देता है जो आरबीसीज में काम आता है, एंड फिर वो आपका ऑक्सीजन है वो आपके लंग से आपके टिश्यू तक ले जाता है ताकि आपके जो बॉडी के इंपॉर्टेंट फंक्शंस है वो पूरे हो सके। ओके, एंड आइडियल फिर इसमें क्या होना चाहिए? अगर इतना इंपॉर्टेंट फंक्शन है तो उसमें आइडियल भी होगा ना कि हमें बॉडी को कितना चाहिए। तो उसमें ये भी बताया गया है, एंड इंडिविजुअल्स डेली डाइट शुड इंक्लूड एन आयरन इनटेक ऑफ 7 मिलीग्राम पर 1000 किलो कैलोरीज। इतना मिनिमम होना चाहिए। वाइल इट इज़ ईजियर टू एब्जॉर्ब आयरन फ्रॉम एनिमल प्रोटीन अप टू 30% देन प्लांट बेस्ड लेस देन 5%। ओके, तो ये हो गया। बट इट इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट टू एक्सक्रीट एक्सेस आयरन फ्रॉम द बॉडी। अगर नहीं होगा तो सेम वो आपके बॉडी में ओवरलोड होता जाएगा। एंड द बॉडी कैन नेचुरली एक्सक्रीट ओनली 1% ऑफ द प्रोटीन एब्जॉर्ब। तो ये इसका इम्पॉर्टेंट डेटा है जो आपको ध्यान में रखना है। द बॉडी कैन नेचुरली एक्सक्रीट ओनली 1% ऑफ द प्रोटीन एब्जॉर्ब। ओके, यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो यही सारी चीज़ें डिस्कस हो रही है कि राइट अमाउंट ऑफ आयरन in the body helps to maintain maternal health, healthy muscles, bone marrow, immune system and regulate proper growth and development in children. And then if ये सारी चीज़ें नहीं हो पाई तो then body goes into an iron deficient state due to decreased dietary intake, increased physiological demand, inflammation due to chronic diseases, increased need during pregnancy, infancy and chemotherapy, and iron malabsorption due to स्टमक डिसऑर्डर्स। ओके, तो बेसिकली यहाँ पे ये सारी चीज़ें डिस्कस की है कि भाई बॉडी में आयरन की ज़रूरत क्यों होती है और अगर वो नहीं मिला तो उसके क्या क्या रीज़न हो सकते हैं। तो वही सब चीज़ें यहाँ डिस्कस की गई है एक तरीके से। फिर नेक्स्ट अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे इसके वो भी चीज़ें डिस्कस की गई कि इसके साइंस क्या होते हैं आयरन डिफिशियंसी के। फटीग होता है, एक्सरसाइज इंटॉलरेंस, हेडेक, एपैथी, डिफ़िकल्टी इन फोकसिंग, ब्रिटल नेल्स, बाल्ड स्मूथ टंग, pale conjunctiva and skin loss of hair, all are early signs of iron deficiency anemia that needs to be recognized by people. ओके, तो ये इसके सारे साइंस है। प्रीलिम्स के आपके प्रीलिम्स के हिसाब से यहाँ और एक इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट दिया हुआ है, वन कैन बी आयरन डिफिशिएंट विदाउट एनीमिया ऑल्सो एंड व्हेन hemoglobin start decreasing it is the final manifestation warranting medical intervention। तो ये प्रीलिम्स में आपको एज इट इज़ ये स्टेटमेंट डाल के कंफ्यूज करने के लिए या आपका अलर्टनेस चेक करने के लिए क्या आपने ये न्यूज़ ठीक से कवर की है या नहीं, तो ये स्टेटमेंट भी डाला जा सकता है। अब नेक्स्ट यहाँ पे प्योरली डेटा दिया हुआ है वो रीड आउट कर लेता हूँ। इंडिया हैज़ 40 मिलियन कैरियर्स ऑफ थैलेसीमिया इंक्लूडिंग 1 लाख थैलेसीमिया मेजर, 50% ऑफ whom will not survive beyond the age of 25. Okay, and there are 10,000 live births of thalassemia major every year, while the country's blood transfusion burden is 2 lakh units per year. एंड फिर बेसिकली थैलेसीमिया होता क्या है वो मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ, बट फिर भी यहाँ लिखा हुआ है तो पढ़ लेता हूँ। अ कंडीशन इन विच सिंथेसिस ऑफ हेमोग्लोबिन इज इम्पेयर्ड एंड कैन बी प्रिवेंटेड एंड कंट्रोल बाय स्क्रीनिंग एंड प्रीनेटल डायग्नोसिस। ओके, सो इट कैन बी प्रिवेंटेड एंड कंट्रोल। तो थैलेसीमिया के बारे में ये इन्फॉर्मेशन आपको पता होनी चाहिए।
ओके, एंड इट्स अ जेनेटिक डिसऑर्डर प्राइमरीली, तो ये भी आपको पता होना चाहिए। ये भी उसका एस्पेक्ट हो सकता है कि यूपीएससी आपको इस पे भी सवाल बना के पूछ ले। फिर आप लास्ट में देखेंगे तो यहाँ बेसिकली डाइट्स दी गई है कि एक आइडियल डाइट क्या होना चाहिए, आप खुद पढ़ लेना, इसमें मेरे पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है, ये सारा आप पढ़ लेना। तो बेसिकली मेरे तरफ से जो चीज़ें मुझे पढ़नी थी, थोड़ी बहुत समझानी थी, वो मैंने कर लिया है। एज़ यूजुअल, जैसे मैं हमेशा ही आपको बताता हूँ कि हमारा ये जो समरी बॉक्स होता है बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। तो हर न्यूज़ आइटम के नीचे अगर आप देखेंगे, अगर आपको लग रहा है कि वो न्यूज़ यूनिक है, आपने कहीं पढ़ी नहीं है, तो प्लीज़ उसको नोट डाउन करके नोट्स का हिस्सा बनाइएगा। वही चीज़ यहाँ पे बताई गई है, ठीक है। अब इसको मैं दोबारा रिपीट नहीं करूँगा कि बेसिकली दैट इज़ समरी, तो आप खुद देख के पढ़ लीजिएगा, बट इस समरी को आप कभी भी नज़रअंदाज मत कीजिए। नाउ वी विल डिस्कस द नेक्स्ट न्यूज़ आइटम। आवर नेक्स्ट न्यूज़ आइटम इज़ म्यांमार, एक मिनट, म्यांमार junta attacks rebel targets in earthquake hit areas। सो बेसिकली इसमें दो चार चीज़ें जो लोकेशन के हिसाब से ज़रूरी है और एक इंटरनेशनल रिलेशंस के अवेयरनेस के हिसाब से ज़रूरी है, बस ये 4-5 लाइन्स में आपको वही ध्यान देनी है। दैट म्यांमार्स रेजिस्टेंट फोर्सेस ऑन संडे अक्यूज द मिलिट्री junta of launching attacks on rebel targets in the earthquake hit areas in the country's सेगांग रीजन एंड शान स्टेट। तो बेसिकली लोकेशन के हिसाब से आपको ये दो चीज़ें पता होनी चाहिए म्यांमार की। दूसरा, जो रिबेल गवर्नमेंट है, नेशनल यूनिटी गवर्नमेंट, ये म्यांमार का है, रिबेल्स का है म्यांमार का, ये भी आपको पता होना चाहिए। अब इसमें ये चीज़ ऑलरेडी कल के पीडीएफ में हमने कवर की है। सो इंडिया की तरफ से जो एक एड या हेल्प म्यांमार को दी गई है, उसका नाम है ऑपरेशन ब्रह्मा, जिसके अंडर में हम लोग म्यांमार की हेल्प कर रहे हैं। तो ये आपको पता होना चाहिए इसमें। इसके अलावा इसमें कुछ और है नहीं ढूंढने लायक। नाउ वी विल मूव टू द नेक्स्ट न्यूज़ आइटम। और नेक्स्ट न्यूज़ आइटम इज़ प्रोटेस्ट अगेंस्ट फ्लाई ओवर कंस्ट्रक्शन नियर सेक्रेट साइट इन रांची। सो बेसिकली इस न्यूज़ आइटम में भी 3 लाइन का न्यूज़ आइटम है, बट प्राइमरीली आपको यहाँ पे समरी पे ध्यान देना है दैट सरना स्थल इज़ अ सेक्रेट साइट फॉर ट्राइबल कम्युनिटीज़ एंड रांची में यहाँ पे एक लोकेशन है, यहाँ पे ये कंस्ट्रक्शन ऑफ फ्लाईओवर हो रहा है। एंड जो ट्राइबल कम्युनिटी है, उनको लग रहा है कि इनका ये जो सेक्रेड साइट है द सरना स्थल, ये इसको डैमेज हो जाएगा या इसको यहाँ नुकसान पहुँच सकता है, एंड इनको एक्सेस करने में दिक्कत पैदा करेगा फ्लाईओवर, तो इसलिए वहाँ पे प्रोटेस्ट हो रहा है, ठीक है। तो प्राइमरी थिंग इस आर्टिकल में यह आपको ये पता होना चाहिए कि सरना स्थल इज़ अ सेक्रेट साइट फॉर ट्राइबल कम्युनिटीज़, बस। इसके अलावा इसमें और कुछ ढूंढने की ज़रूरत है नहीं। नाउ वी विल मूव टू द नेक्स्ट न्यूज़ आइटम। आवर नेक्स्ट न्यूज़ आइटम इज़ बैन ऑन नॉन वेजिटेरियन फूड इन मेहर ड्यूरिंग नवरात्रि। सिंस यू ऑल नो कि यूपीएससी ने पास में भी बहुत सारे सवाल पूछे हैं वेरियस टेम्पल्स के ऊपर, उनके इनाग्रेशन के ऊपर और उनके लोकेशंस के ऊपर, तो ये भी वैसे ही इम्पोर्टेंट है। फॉर एग्ज़ाम्पल, ये जो मेहर है इज़ अ होम टू रिवर माँ शारदा मंदिर और शक्तिपीठ फॉर हिंदूज़, और वहाँ पे नॉन-वेज फूड कम्प्लीटली 9 डेज़ की नवरात्रि फेस्टिवल हो रहा, तो यहाँ पे इन्होंने पूरा बैन कर दिया है। सो बेसिकली आपको ये पता होना चाहिए कि जो मेहट टेम्पल टाउन है या ये जो शक्तिपीठ फॉर हिंदूज़ है, ये मध्य प्रदेश में है, तो ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। और फिर यहाँ पे ये जो समरी है, ये भी आप देख लेना, इसके बियॉन्ड इसमें कुछ ढूंढने लायक है नहीं। नाउ वी विल मूव टू द नेक्स्ट न्यूज़ आइटम। आवर नेक्स्ट न्यूज़ आइटम इज़ कर्नाटका सीएम अनाउंसेस वाटर रिलीज फ्रॉम भद्रा रिजर्वॉयर। ओके, सिंस यू ऑल नो कि अभी उगाड़ी रिसेंटली सेलिब्रेट हुआ है सदर्न पार्ट में, तो वहाँ पे कर्नाटका में भद्रा रिजर्वॉयर है, तो एज अ गिफ्ट फ्रॉम कर्नाटका सीएम he announced that the government will release water from this reservoir। तो बेसिकली आपको ये पता होना चाहिए कि भद्रा रिजर्वायर इज़ इन कर्नाटका, ओके।
तो बस इसके अलावा इसमें कुछ ढूंढने की ज़रूरत नहीं है। और रिजर्वायर के ऊपर भी पास में यूपीएससी ने कई बार सवाल पूछे हैं, तो ये हमें पता होना चाहिए। इसके बियॉन्ड हमें और कुछ देखने लायक इसमें है नहीं। नाउ वी विल मूव टू द नेक्स्ट न्यूज़ आइटम। और नेक्स्ट न्यूज़ आइटम इज सीरिया's ट्रांजिशनल गवर्नमेंट अनाउंसमेंट। सो बेसिकली सीरिया की जो ट्रांजिशनल गवर्नमेंट है, इन्होंने रिसेंटली इनकी गवर्नमेंट में वुमेन को भी इंक्लूड किया है। तो ये बहुत बड़ा डेवलपमेंट है। अदरवाइज़ ये देखा गया है कि जितने भी यूजुअली कंजर्वेटिव कंट्रीज़ है, फॉर एग्जांपल अफ़गानिस्तान, वहाँ आपने देखा ही होगा कि ऑलमोस्ट हर जगह से वुमेन का एजुकेशन इन्होंने बंद कर रखा है। कुछ क्लास के बाद में दे आर नॉट अलाउड टू वर्क ऑन टेलीविज़न और सर्टन रेस्ट्रिक्शंस, ब्यूटी पार्लर नहीं जा सकते, ये वो फलाना ढिमकाना। तो ऐसी रेस्ट्रिक्शंस अफगानिस्तान में आई हैं। सो टू चेक योर अलर्टनेस, अभी ये जैसे रिसेंट डेवलपमेंट हुआ है, तो यूपीएससी माइट फ्रेम अ एमसीक्यू कि इन अफगानिस्तान एंड सीरिया वुमेन आर नॉट अलाउड टू वर्क इन पब्लिक, या इस तरीके से। तो बेसिकली बट यहाँ तो कॉन्ट्राडिक्टरी है। सीरियाज ट्रांजिशनल गवर्नमेंट इंक्लूडेड वुमेन, तो टू चेक योर अलर्टनेस दे माइट क्लब सीरिया एंड अफगानिस्तान टुगेदर। और आपको ये लगेगा कि हो सकता है कि ये सही हो। अगर आपसे ये न्यूज़ आइटम छूट गया होगा तो आपको ये लगेगा कि यार हो सकता है कि सही हो, क्योंकि वहाँ पे भी जो रिबेल थे वो कंजर्वेटिव थे, सेम एज अफगानिस्तान में जैसे तालिबान का था। तो यू विल मार्क द स्टेटमेंट एज करेक्ट कि हाँ सही हुआ होगा, बट ऐसा नहीं है। यू हैव टू बी 100% श्योर विथ सर्टन फैक्ट्स, सर्टन इन्फॉर्मेशन, ठीक है। तो ये आपको बताना चाहिए कि सीरिया's गवर्नमेंट इंक्लूडेड वुमेन इन देयर गवर्नमेंट। ओके, बस यही इसमें आपको देखना है। इसके अलावा आपको इसमें बहुत ज़्यादा ढूंढने की ज़रूरत नहीं है। नाउ वी विल मूव टू द नेक्स्ट न्यूज़ आइटम। और नेक्स्ट न्यूज़ आइटम इज़ यूरेनियम एनरिचमेंट सेंट्रीफ्यूज। So basically the enrichment centrifuge is a device used to extract uranium-235 isotope from a sample of natural uranium, ठीक है। तो ये सेंट्रीफ्यूज बड़ा इंपॉर्टेंट वर्ड है। एंड एनरिचमेंट, uranium-235 is a fissile means which can be easily broken, then thus useful to generate nuclear power and to build nuclear weapons. Okay, so ये basically fissile है uranium-235. Natural uranium consists of 99.3% of uranium-238 and 0.7% of uranium-235. Nuclear power reactors need the uranium fuel to contain 3 to 20% uranium-235 depending on the reactor design. So basically इसके beyond इसकी ज़रूरत नहीं होती। And nuclear weapon needs uranium-235 to be enriched to around 90%. इस पे ऑलरेडी यूपीएससी ने आई थिंक लास्ट ईयर या उसके 2023 में क्वेश्चन 23 या 24 में एक सवाल पूछा है, ठीक है। ईरान से ही जुड़ा हुआ क्वेश्चन था, या इन जनरल कि यूरेनियम एनरिचमेंट पावर जनरेशन के लिए कितना चाहिए। तो बेसिकली यहाँ पे दोनों फैक्ट्स दिए गए हैं, ठीक है। पावर रिएक्टर्स का कितना चाहिए होता है और वेपन के लिए कितना चाहिए होता है, तो ये आपको यहाँ पे बताया हुआ है। तो आप इसको ध्यान में रख लीजिएगा। एंड द फर्स्ट स्टेप फॉर बोथ टेक्नोलॉजी इज़ टू एनरिच यूरेनियम इन सेंट्रीफ्यूज। सो बेसिकली चाहे आपको वेपन के लिए यूज़ करना हो या आपको पावर रिएक्टर में यूज़ करना हो, सो द बोथ रिक्वायर टेक्नोलॉजी, जिसमें अगर वो यूरेनियम को एनरिच करा तो ये सेंट्रीफ्यूज की ज़रूरत पड़ती है। एंड दिस डिवाइस इज़ नेम्ड फॉर द सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। ओके, बेसिकली इट इज़ बेस्ड ऑन सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। इसके बेसिस पे ही ये एनरिच होता है। ओके, तो जब सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगता है तो उसी के बेसिस पे जो ज़्यादा डेंसर मटेरियल है, और दोनों के कंपैरिजन में 238 ज़्यादा डेंसर है, तो वो आउटर वर्ड जाता है, एंड ये थोड़ा उसके कंपैरिजन में लाइटर है, तो वो सेंटर के पास रह जाता है। ये जो बेसिकली ये जो क्या कहते हैं इसमें, ये जो मशीन है, ये रोटर जहाँ स्पिन हो रहा है वहाँ पे, ठीक है, तो ये वहाँ सेंटर में रह जाता है uranium-235। एंड 238 इज़ स्पिन आउटवर्ड्स, बेसिकली वो बाहर की तरफ खींचा जाता है। तो इस वजह से इसको एनरिचमेंट करने का एक तरीका ये है कि सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगा के इसको ऐसे सेपरेट किया जाता है। जो डेंसर है वो बाहर जाएगा और जो थोड़ा लाइटर है वो सेंटर पे रहेगा। प्राइमरीली यही चीज़ आपको ध्यान में रखनी है।
जो चीज़ मैंने आपको बेसिकली या ब्रीफली समझाई, इसी को यहाँ पे लिखा हुआ है कि यूरेनियम इज़ कन्वर्टेड टू कंपाउंड फॉर्म हेक्साफ्लोराइड एंड देन टू द गैस एंड फ्लोड इनटू सेंट्रीफ्यूज। फिर एंड देन वही जो चीज़ मैंने बोली है कि यूरेनियम 238 इज़ स्लाइटली मोर डेंसर देन यूरेनियम 235, so the centrifuge is spin at 50,000 revolutions per minute. More uranium 235 collects towards the center. ये मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ. This mass is then diverted to more centrifuge to further separate uranium 238 out. तो जब जितना ज़्यादा डेंसर होगा वो बाहर जाता जाएगा. And over multiple stages the sample becomes more enriched in uranium 235. और जो स्पिनिंग पार्ट होता है दैट इज़ मेड ऑफ सम लाइट बट स्ट्रॉन्ग मटेरियल जो टूटे ना इतना स्पिन की वजह से। एंड बेसिकली इसमें यूज़ होता है कार्बन फाइबर। इसके अलावा इसमें और कुछ ढूंढने लायक चीज़ है नहीं, आपको इतना ही पता होना चाहिए, ठीक है। तो इतनी सारी चीज़ें हमने कवर कर लिए। अब नाउ वी विल मूव टू द नेक्स्ट न्यूज़ आइटम। नेक्स्ट न्यूज़ आइटम इज़ प्रोटेस्ट बाय बुद्धिस्ट मॉन्क अगेंस्ट बोध गया टेम्पल एक्ट। सो बेसिकली ये जो ऑल इंडिया बुद्धिस्ट फोरम है वो प्रोटेस्ट कर रहा है टू रिपील द बोध गया टेम्पल एक्ट, ओके। एंड ये बोध गया टेम्पल एक्ट 1949 का है। अब कंट्रोवर्सी क्या है क्या नहीं है वो हम बाद में देखेंगे, बट यहाँ पहले एंशिएंट हिस्ट्री से जुड़ी हुई जो भी चीज़ें हैं पहले उसको देख लेते हैं, फिर हम लोग जंप करेंगे कंट्रोवर्सी में कि मॉन्क्स की डिमांड क्या है, ठीक है। तो पहले तो ये देख लेते हैं कि द बोध गया इज़ वन ऑफ द 4 sacred sites of Buddhism, the other 3 being बुद्धा's birthplace लुम्बिनी, ठीक है, ये फर्स्ट। सेकेंड इज सारनाथ वेयर ही गेव हिज फर्स्ट sermon, ये सेकेंड। कुशीनगर वेयर ही अटेंड परिनिर्वाण, ये थर्ड। एंड बोध गया इज द फोर्थ। सो दीज आर द 4 sacred sites of Buddhism, ठीक है। अब इसके बाद में जो इसका हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव से और भी चीज़ें वो भी देख लेते हैं। नोटेड पोएट एडविन अर्नोल्ड इन इज़ वेल नोन पोएम द लाइट ऑफ एशिया टॉक्स अबाउट गौतम सिद्धार्थ एनलाइटनमेंट अंडर बोधि ट्री। आई थिंक यूपीएससी ने पास्ट में इसके ऊपर प्रीलिम्स में सवाल पूछा है कई साल पहले, आई थिंक 80s और 90s में। तो इस पर ऑलरेडी एक MCQ आ चुका है, ये आपको पता होना चाहिए। एंड Bodh Gaya was then described as the Mecca of Buddhism and in many way popularized Buddhism in the West because जैसे आपको पता है कि पोएट्री, बुक, these are सॉफ्ट पावर, और जब कोई इंटेलेक्चुअल पर्सन या फेमस पोएट इसके बारे में लिखता है सो वो बहुत दूर तक पहुंचता है, बहुत लोगों तक पहुंचता है। एंड दैट दिस लाइट ऑफ एशिया पोएम डिड एग्जैक्टली दैट थिंग, ओके। तो ये आपको पता होना चाहिए दैट द लाइट ऑफ एशिया इज़ कंपोज बाय नोटेड पोएट एडविन अर्नोल्ड, ठीक है। ये इसका एस्पेक्ट हो गया। अब आते हैं इसके ऊपर कि किसने टेम्पल बनाया है। इन द 3rd century मौर्यन एम्परर अशोक वर्शिप्ड द बोधि ट्री एंड बिल्ड द टेम्पल देयर, ओके। फ्रॉम द टाइम ऑफ अशोका टू पालास या पाल the Bodhi temple continued to be a Buddhist place of worship and a site of pilgrimage, ठीक है। तो ये भी आपको पता होना चाहिए। प्लीज़ नोट इट डाउन 3rd century BCE, ठीक है। एंड देन चाइनीज ट्रैवलर हुआन सांग visited this site in 629 AD during the reign of Harshvardhan. And then he said that he called it a Buddhist site and it's said to have found only Buddhist relics here, save for the statue of Avalokati Shivara, ठीक है। फिर 30th century में बख्तियार खिलजी ने यहाँ पे इन्वेजन किया एंड थिंग्स चेंज हेयर एंड दिस invasion ended the Pal rule, thus began the decline of Buddhism here, ठीक है। फिर उसके बाद में ड्यूरिंग द अकबर रीन इन 1590 अ हिंदू मॉन्क एस्टैब्लिश अ बोध गया मठ हेयर, ठीक है। एंड विच दिस द टेम्पल लैप्स इन टू हैंड्स ऑफ हिंदू कम्युनिटी एंड फॉलोइंग इंडिपेंडेंस द बिहार असेंबली पास बोध गया ट्री
BTA Act and control of the temple was transferred from Hindu head to new management committee. तो बेसिकली सारे इशू की जड़ यही है, ये एक्ट. एंड बुद्धिस्ट मॉन्क वांट दैट इट शुड बी रिपील्ड. ओके, तो ये इनकी डिमांड है. तो हमने इसके एंशिएंट एस्पेक्ट भी पूरे देख लिए, कंट्रोवर्सी भी देख ली. इसके बियॉन्ड इसमें कुछ देखने लायक है नहीं. सो वी विल मूव टू द नेक्स्ट न्यूज़ आइटम. और नेक्स्ट न्यूज़ आइटम इज़ PM मोदी हाईलाइट्स यूनिटी एंड डाइवर्सिटी, कल्चरल प्रिजर्वेशन and textile waste challenges. So I think this is from his मन की बात, और उसी का जस्ट यहाँ पे बताया. एंड प्राइम मिनिस्टर वॉज टॉकिंग अबाउट वेरियस फेस्टिवल्स जो अभी सेलिब्रेट हो रहे हैं इंडिया में. तो उसके बारे में इन्होंने यहाँ बताया है कि जैसे उगाड़ी वॉज बीइंग सेलिब्रेटेड इन कर्नाटका, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, गुड़ी पाड़वा इन महाराष्ट्र. तो ये आपको पूछा नहीं जाएगा, बट स्टिल यू शुड नो इट. फिर उन्होंने बोला है कि रोंगिला बिहू विल बी सेलिब्रेटेड इन असम, पॉयला बोईसाख इन बंगाल, नवरे इन कश्मीर. ये भी आपको पता होना चाहिए. ठीक है, अब नाउ वी विल मूव टू द नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट, जो कल्चरल एस्पेक्ट, जो प्राइम मिनिस्टर ने अपने मन की बात में शायद बोला है कि जो ये गीत गवई ट्रेडिशन है, इससे इनका स्वागत किया गया था मॉरिशस में. तो ये इसी बात का जिक्र यहाँ कर रहे हैं कि जैसे 200 साल पहले इंडिया से बहुत सारे लोग मॉरिशस गए थे एज इंडेंचर्ड लेबरर्स. फिर वहाँ सेटल डाउन हो गए. फिर वहाँ फिर उन्होंने अपना एक नीश बनाया, खुद के लिए आइडेंटिटी बनाई. उसी को डिस्कस कर रहे हैं. एंड देयर ही वॉज वेलकम्ड बाय दिस गीत गवई. बिहार का बहुत बड़ा एक तरीका होता है किसी को वेलकम करने का. तो ये गाकर उनका स्वागत किया गया, ये भी उन्होंने बताया है. एंड अब इसके बाद में टेक्सटाइल वेस्ट के चैलेंजेस से रिगार्डिंग जो 2 फैक्ट है वो आपको पता होना चाहिए. बस यही चीज़ आपको ध्यान में रखनी है. दैट इट हैज़ कम टू लाइट इन रिसर्च दैट ओनली लेस देन 1% ऑफ टेक्सटाइल वेस्ट इज़ रिसाइकल इनटू न्यू क्लोथ्स. दिस इज़ वेरी क्रूशल एस्पेक्ट रिगार्डिंग टेक्सटाइल वेस्ट. एंड उसके बाद में इंडिया इज़ द थर्ड इन द वर्ल्ड वेयर मैक्सिमम टेक्सटाइल वेस्ट इज़ जनरेटेड. ये आपके PT 2025 के हिसाब से बहुत ज़रूरी है, बिकॉज़ ये आपके एनवायरनमेंट टॉपिक से जुड़ा हुआ है, कहीं ना कहीं सस्टेनेबल डेवलपमेंट से जुड़ा हुआ है, सस्टेनेबल लिविंग से जुड़ा हुआ है. तो ये दोनों एस्पेक्ट आपको पता होना चाहिए. ठीक है, एंड सस्टेनेबल फैशन से भी जुड़ा हुआ है, तो ये भी आपको पता होना चाहिए. तो आई थिंक मोर और लेस मैंने ठीक ठाक नंबर में आज के न्यूज़ आइटम डिस्कस कर लिए हैं. अब आते हैं आज के मेन कंक्लूडिंग पार्ट के ऊपर, जो मैं आपको हमेशा ही कहता हूँ कि प्रीलिम्स बहुत पास में है. हमारी तरफ से, YPA की तरफ से हम पूरी कोशिश कर रहे हैं कि जितना ज़्यादा से ज़्यादा मटेरियल आपको प्रोवाइड कर सके, आपके प्रिपरेशन में हम हेल्प कर सके, वो हम कर रहे हैं. बट एक ज़िम्मेदारी आपको भी आपके हिसाब से, आपकी तरफ से लेनी है कि आप स्ट्रेस मत लीजिए, एंजाइटी फील मत कीजिए, एग्ज़ाम के फेलियर का प्रेशर मत लीजिए कि लोग अगर आप फेल होते तो लोग आपके बारे में क्या सोचेंगे, मोहल्ले वाले क्या सोचेंगे, आपके रिश्तेदार क्या सोचेंगे. किसी को कुछ फ़र्क नहीं पड़ने वाला है. वो तो बस उनको उन लोगों को कुछ पूछना होता है या चिढ़ाना होता है, और उन्होंने ज़िंदगी में कभी एग्ज़ाम दिया नहीं होता है, तो वो एग्ज़ाम की गहराई क्या इन लोगों को पता नहीं होती है. उनके नज़र में बस एक चीज़ बैठी हुई है कि IAS मतलब डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर और IPS मतलब SP. इसके बियॉन्ड वो जाते भी नहीं है और जा भी नहीं पाएंगे. ठीक है, तो ऐसे लोगों की आप परवाह बिल्कुल ना करें. पूरा अपना फोकस करें आपके तैयारी के ऊपर, पूरी एनर्जी वहाँ लगाइए. जिस भी तरीके का डिस्ट्रैक्शन आपको आपके पढ़ाई से दूर कर रहा है, उस ऑब्स्टेकल को आप अपने नज़रिए से, आपकी सोच से हटाइए. क्योंकि अभी ये जितने भी दिन आपके बचे हैं, आपके मन में कहीं ना कहीं रोज़ खाना खाते वक्त, पढ़ते वक्त, रात में सोते वक्त, सुबह उठते वक्त ख्याल आएगा कि अगर मैं प्रीलिम्स फेल होता हूँ तो मुझे बहुत सारे ताने सुनने मिलेंगे, या मैं इस एग्ज़ाम के लिए काबिल नहीं हूँ. ये भी आपके मन में आएगा, बहुत सारे डाउट आएंगे. लेकिन ये सब चीज़ें करने के लिए, डिलिब्रेट करने के लिए आपके पास पूरा समय है 25 मई के शाम को 4:30 बजे के बाद. बट एज अ सिंसियर एस्पिरेंट आपकी ज़िम्मेदारी फ़िलहाल के लिए ये है
कि जो आपके सामने जो टास्क है कि आपको ये लड़ाई लड़नी है ईमानदारी के साथ, उसको आप अच्छे से निभाइए। आपके जितने भी स्टैटिक के सोर्सेस हैं उसको बार बार रिपीट करिए, रिवाइज़ कीजिए। करंट अफेयर जो भी हम लोग दे रहे हैं उसको पढ़िए। जो एमसीक्यूज़ हम लोग बना रहे हैं, आपको सर्व कर रहे हैं हमारे टेलीग्राम चैनल पे, उसको सॉल्व कीजिए। जो चीज़ें आपके कंट्रोल में हैं उसको कंट्रोल में रखते हुए तैयारी कीजिए। जो आपकी चीज़ें कंट्रोल में नहीं है उसके बारे में सोच कर के कोई फ़ायदा नहीं है। और आपने पास में कोई गलती की होगी, जैसे लास्ट ईयर दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, जैसे आज मार्च भी ख़त्म हो गया है, तो उसके बारे में सोच कर आने वाला समय या आज का समय बर्बाद करने की ज़रूरत नहीं है। अभी हम जो चीज़ें कर सकते हैं उस पर ज़्यादा फोकस करेंगे तो हो सकता है कि आपकी परफॉर्मेंस अच्छी हो। तो उन बातों पे ज़्यादा गौर कीजिए, ना कि जो आपसे छूट चुकी है। क्योंकि जो चाहे समय छूट गया हो, चाहे जो रिश्ते छूट गए हों, वापस नहीं आते। तो इसलिए जो चीज़ें कंट्रोल में उस पर कंट्रोल कीजिए, पढ़िए, अच्छा खाना खाइए, अच्छे विचार रखिए, अच्छी सोच रखिए और पूरी जान जी जान लगाकर तैयारी कीजिए। और हम लोग तो हैं, हमसे जो बन पड़ेगा हम करेंगे। बाकी एनालिसिस को लेकर और जो भी हमारी मैराथन क्लासेस से रिगार्डिंग जो भी डिटेल हमको देनी होगी हम आपको सही समय पे दे देंगे। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही और खुशी से तैयारी कीजिए। चलो, बाय।